दर्शक भी पूछ रहे हैं कि एक पड़ाव तो पार कर लिए हैं, दूसरा कब? कौन सा नहीं समझे? शादी आपकी कब? ओह, इनडायरेक्टली पूछते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है ना। शादी ब्याह अगले बजट सर ठीक है, देखेंगे, आपको पहले हम बता देंगे। पहले आप खुद जाके देखिएगा फिर तो बताइएगा ना किसी को। हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, कॉल करेंगे ना, उठाइएगा। बात हमेशा याद रखिएगा, सोने के जेवर और हमारे तेवर इस राज्य में हमेशा चर्चा का विषय रहेंगे। डुमरी विधायक जयराम महतो को दिल्ली से कॉल आता है और ये कहा जाता है कि राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में एक बड़ा बदलाव होने वाला है, यानी कि राजनीतिक बदलाव। आखिर वो व्यक्ति कौन है और आखिर जयराम महतो को क्या इनपुट दिया है, आज इन्हीं से हम बात करेंगे। हमारे साथ जयराम महतो मौजूद है, डुमरी से विधायक है। जयराम जी, ये कॉल दिल्ली से आया है, कॉल किया कौन है आपको? देखिए, कुछ चीज़ें थोड़ा सा गोपनीय होती हैं और जो कॉल होते हैं, बात होते हैं, अगर सार्वजनिक नहीं है तो फिर उनको हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। तो उनका यही निर्देश नहीं, उनका एक तरह से उसमें टर्न भी कसा गया था, क्योंकि विधानसभा चुनाव से वो चाह रहे थे कि हम उनके साथ हो लें। तो उनका कहना था कि अभी तो आप ऑपोजिशन में हैं, लेकिन अगर हम दोनों एक हो जाएं तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे? तो हम बोले हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। तो आपका इशारा ये है कि बीजेपी के कोई नेता कॉल किए थे क्या? कहना मुश्किल है कि वो कौन थे कॉल में, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दोनों, अब समझ में ना कि हम दोनों कौन है। अब इसका हमें लगता है कि हमें दूसरे कॉल का इंतजार करना होगा। अच्छा, वो क्या कहे ये तो बता सकते हैं ना, मीडिया के सामने तो आप बताए हैं। आप कहाँ चले जाएंगे? तो हम बोले हम जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे, बस इतना ही बातचीत हुआ था। तो सवाल तो उठेगा ना, अगर बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा तो जयराम महतो कहाँ रहेंगे? ये हम नहीं, हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, झारखंड की जनता पूछ रही है। अपोजिशन की भूमिका में है और बहुत ही मजबूत अपोजिशन की भूमिका में है। कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा इस राज्य का जो विधानसभा में इस बार नहीं आया, हमें नहीं लगता है कि शायद होगा। जेपीएससी हो, जेटेट हो, 1932 खतियान हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, खनन पे बात हो, बालू पे बात हो, बिजली पे हो, शिक्षा पे हो, सड़क पे हो, स्वास्थ्य पे हो, रोजगार पे हो, हर एक मुद्दे को मैंने इस विधानसभा के सत्र के दौरान लाने का काम किया है। तो निसंदेह मैंने जो कार्य किया है उस कार्य से मैं संतुष्ट हूं और अगले सत्र में भी मैं अगर इस कार्य को ही मैं करने में मुझे आनंद आएगा। अच्छा, आपने कहा कि आप आज बहुत भावुक हैं, किसे मिस कीजिएगा? विधानसभा के कर्मियों को, विधायकों को, या फिर यहाँ पर जो पत्रकार है उन्हें, किन्हें मिस कीजिएगा? मिस करेंगे, चाहे वो अंदर के कर्मी हो या फिर पत्रकारगण हो, सभी याद आएंगे कि एक महीना लगातार उनके साथ हम लोग रहें, उनसे मिलना जुलना हुआ, कुछ खट्टी मिट्टी बातें हुई, कुछ तीखी नोक झोंक भी हुई और कुल मिलाकर एक सुंदर वातावरण था विधानसभा का। उसे निसंदेह हम लोग अब 3-4 महीने के बाद होगा तो मिस तो करेंगे ही। अच्छा, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जयराम महतो को ऑफर आ रहा है, जयराम महतो रिजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर रहेगा तो हम सबसे पहले आपको फोन करके सूचना देंगे कि कहीं से ऑफर आ रहा है। हाँ जी, जरूर हम आपको। अच्छा, कितना उपयोगी रहा ये सत्र, पहले ये बताइए। देखिए, इस बार का सत्र बहुत ही उपयोगी रहा। चाहे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद जो मैंने बातें होकर रखा, बजट पर मैंने जो माननीय वित्त मंत्री को सुझाव प्रस्तुत किया, या फिर अनुपूरक बजट पर मैंने जो बहस किया, उसके बाद कटौती प्रस्ताव में जिस प्रकार से मैंने तमाम मुद्दों को लाकर रखा, जो मेरे सवाल आए, चाहे छात्रवृत्ति का मामला हो या स्वास्थ्य का हो, आज कृषि और ऊर्जा का था, और अंत में पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण का गैर सरकारी संकल्प, तो ओवरऑल बहुत विषयों को मैंने इस विधानसभा के पटल पर लाने का प्रयास किया है। अब इसकी सार्थकता तभी होगी जब उन विषयों पे सरकार गंभीरतापूर्वक कार्य करेगी। अच्छा, जेटेट के अभ्यर्थियों का भी आपने मुद्दा उठाया, इसके साथ ही राज्य में कई ऐसी परीक्षाएं जो नहीं हुई है। आप इससे पहले जब विधायक नहीं थे, छात्र नेता थे, उस वक्त भी आपने कई बार लाठियां भी खाई है, इस बार अभ्यर्थी खाए हैं, मिलने गए थे आप? जी, जाएंगे और बिल्कुल मैं खेद प्रकट करता हूं, राज्य सरकार को इस प्रकार का लाठीचार्ज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और भी कई परीक्षाएं नहीं हुई है राज्य में, उत्पाद सिपाही, मैंने इससे पहले भी आपसे सवाल किया था, क्या लगता है मंशा है कि नहीं परीक्षा कराने की? जी हाँ, हमें लगता है वर्तमान में राज्य सरकार गंभीर नहीं है। कई सालों से बहालियां नहीं हैं, परीक्षाएं नियमित नहीं ली जा रही हैं और उन पर उनके पास कोई प्लान नहीं है। बस समय पार हो रहा है, समय पार हो रहा है, समय पार हो रहा है और समय पार होता ही जा रहा है। कभी माने चर्चा नहीं। हमें लगता है कि उनको तो सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, सबसे चर्चा लेनी चाहिए, सबसे रायशुमारी करनी चाहिए। अच्छा, आप इस बार भी तेवर में नजर आए हैं, इससे पहले भी आप कई मुद्दे उठाए, इस बार भी मुद्दे उठाए, लेकिन सवालों का जवाब उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। आपने भी कई बार कहा, आज आप थोड़े संतुष्ट नजर आए।
नहीं, देखिए आज संतोषजनक जवाब मिला। और जैसा कि बात आपने अभी कहा तेवर की, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, सोने के जेवर और हमारे तेवर इस राज्य में हमेशा चर्चा का विषय रहेंगे। क्षेत्र का कौन सा मुद्दा आप उठाए और सवालों का जवाब क्या मिला? आज पॉलिटेक्निक का मुद्दा उठाए हैं, बिजली विभाग में जो कर्मियों के पद खाली हैं उनका मुद्दा उठाए हैं, जो गलत बिलिंग होता है। मैंने मंत्री जी को प्रमाण भी दिया कि पहला महीना उसको बिल आया था 241 रुपया, अगला महीना 260-70 रुपया बिल आया और अचानक तीसरा महीना 28,000 बिल हो गया। तो बिलिंग में गड़बड़ी हो रही है और ये आम जनमानस की समस्या है। तो उस मुद्दे को मैंने उठाया। मैंने किसानों के लिए एक बेहतरीन मुद्दा उठाया कि जो वो स्टोर कर रहे हैं दूसरे राज्यों में, वो जैसे वो स्टोर करते हैं बैंक उनको उस स्टोर के आधार पर ऋण देता है। हमारे यहाँ ऋण तो मिलता है लेकिन स्टोर के आधार पर ऋण नहीं मिलता है। और कहा गया कि ऐसा राज्य प्रावधान नहीं है। तो मैंने कहा कि राज्य प्रावधान नहीं तो नया प्रावधान लेकर आए, क्योंकि अभी देखिए महुआ का होगा, बहुत सारे ऐसे फसल होंगे जिनको वो स्टोर करेंगे, लेकिन स्टोर करने के बाद क्या होगा, फिर उनको जब देखेगा कि चारों तरफ से हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है तो फिर या तो बेकार हो जाएगा या तो फिर मिसयूज हो जाएगा। अगर उनको उस पर ऋण मिल जाता है स्टोर पे, तो हमें लगता है कि किसानों की आय सही में आगे और बेहतर हो सकती थी। क्षेत्र का मुद्दा तो आपने उठा लिया, क्या लगता है अंदर और जो विधायक थे वो बेबाकी से अपनी बात रख पाए या फिर नहीं रख पाए? क्योंकि ये सब लोग कह रहे हैं कि आप जो है विपक्ष की भूमिका में आप कहीं ना कहीं दिखे हैं। तो कि उधर जो 11 मंत्री और 12 एक स्पीकर साहब, तो अगर 56 में 12 घटा देते हैं तो बचता है 44, यानी 44 विधायक हमारे हो गए अपोजिशन सत्ता पक्ष के, पोजीशन वालों के, सत्ता के। तो उन 44 विधायकों को तो विशेष मतलब रहेगा नहीं। वो भले आप उनमें से 2-4 लोग बागी तेवर के साथ आते हैं, लेकिन अंततः फिर सरकार को धन्यवाद करते हैं और मुख्यमंत्री की पीठ थपथपा के चले जाते हैं। तो अब रह गया अपोजिशन में। तो अपोजिशन में जो भारतीय जनता पार्टी की 21 MLA हैं, अब उनमें 2-4 हैं जिन्होंने मुखरता के साथ बातों को रखा, लेकिन ज़्यादातर देखें कि जैसे इससे पहले के टर्म में जो इतनी आक्रामकता उनमें थी, इस बार उनमें उतनी आक्रामकता बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, एक सवाल जो है सभी के जहन में रहता है कि झारखंड विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था, आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम किया। क्या लगता है सिर्फ आप ही जीत पाए? और भी कई ऐसे उम्मीदवार थे जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते थे। चूक कहाँ हुई JLKM की तरफ से? देखिए, JLKM एक नई पार्टी थी, कोई साधन संसाधन नहीं था। आज के समय में चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही प्लानिंग की आवश्यकता होती है, स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है। हम लोग केवल चुनाव लड़े थे और जनता ने सपोर्ट किया था, हम लोग लड़ गए और अच्छा रिजल्ट हुआ। तो मुद्दे तो आपके थे ना, जो मुद्दे जनता चाहते हैं। आप भी जानते हैं, मुद्दों से ज्यादा आज के डेट में प्लानिंग की आवश्यकता है। अगर मुद्दों से चुनाव जीते जाते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री 15 साल तो मैंने तीसरा टर्म नहीं रहते हैं। मुद्दों से नहीं, चुनाव अब स्ट्रेटजी से लड़ा जाता है। चुनाव एक समीकरण से जीता जाता है और वो समीकरण मोदी जी के पास है। फॉर एग्जांपल, उसी प्रकार एक समीकरण है हेमंत जी के पास। मैं आज आपको फिर कह रहा हूँ, जेटेट के अभ्यर्थी लाठी खाएं चाहे कोई लाठी खाएं, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के उनके पास एक समीकरण है। और जो समीकरण उनके पास है, उस समीकरण को ये फर्क नहीं पड़ता है कि लाठी कोई खा रहा है या क्या हो रहा है, हमको मतलब नहीं है। चूंकि हम वोट इनको इसलिए देंगे कि भाई NDA को हम देना पसंद नहीं करते हैं। एक समीकरण इनके पास है। तो एक चुनाव आज के डेट में मुद्दों से नहीं होता है। पहला बात आप जान लीजिए, भारत देश में बहुत कम स्टेट है जो चुनाव मुद्दों पे लड़ रहे हैं। वो चुनाव केवल इक्वेशन पे होता है और जिसके पास इक्वेशन है वो चुनाव जीत जाता है। अच्छा, आपने जो कहा कि गैर कांग्रेस और गैर BJP की सरकार यहाँ रहेगी, तो क्या आपका इनडायरेक्टली यही कहना है कि JMM बहुमत में आ जाएगा, कांग्रेस की जरूरत नहीं रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भी कर लेना। ऐसा रहेगा तो अच्छा रहेगा कि आप एक नया ऐतिहासिक ही आंकड़ा बना दीजिए। कांग्रेस के पास कितना है? 16 सीट है और NDA के पास कितना है? 24 है ना। तो इन लोग का भी 40 ही हो रहा है। 26 नहीं, शायद 24 है ना, 21-3 26 है, जो भी है। तो कांग्रेस का इक्वेशन क्या कह रहा है? देखिए, हमारा इक्वेशन ये कह रहा है कि राज्य में जो है केंद्र और राज्य का समन्वय ठीक नहीं है और इसके लिए देख सकते हैं कि केंद्र का कहीं ना कुछ निर्देश तो है ऑपोजिशन की पार्टी को, तभी इतनी मुखर नहीं रही। तो ये मेरे निजी ओपिनियन है, जो मैंने अनुभव किया उसके आधार पर मैंने ये कहा। अब पड़ोसी राज्य भी जाते होंगे बिहार, वहाँ विकास का कार्य बहुत हुआ है, तो क्या लगता है यहाँ पर जो केंद्रांश नहीं मिल पा रहा है, जो केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से झारखंड एज इट इज रह गया, विकास का कार्य उतना नहीं हो पाया? पहले हम तो अभी पेयजल मंत्री जी से मिले हैं और पेयजल मंत्री जी भी कह रहे थे कि बहुत भारी भरकम राशि बकाया है। हमारा तो मन हुआ कि वहीं एक दिन धरना उरना दे दें। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि राज्य और केंद्र का समन्वय कैसा है, और अगर केंद्र ऐसा कर रहा है तो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और साथ ही राज्य को अगर कुछ रिपोर्ट मांगे जा रहे हैं तो उन रिपोर्टों को सही तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। असम और बंगाल में चुनाव है, आप कह रहे हैं बंगाल में किस्मत आजमाएंगे, क्या लगता है झारखंड से ज़्यादा टफ होगा या फिर आप लोग वहाँ पर ज़मीनी हकीकत देख कर आए हैं? देखिए, हमें लगता है कि कोई भी चुनाव टफ ही होता है। कोई भी चुनाव लड़ना ईजी नहीं है। आज के दौर में चुनाव लड़ना बिल्कुल भी ईजी नहीं है।
तो चुनाव टफ है, लेकिन हम लोग लेकिन झारखंड के मुद्दे तो आप जानते हैं, लेकिन बंगाल में क्या मुद्दा चल रहा है ये तो आपको समझने की जरूरत होगी ना। बिल्कुल समझेंगे, समय है, उन मुद्दों को समझेंगे और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। अच्छा, एक पड़ाव तो आप पार कर लिए, दूसरा पड़ाव कब पार कर रहे हैं, ये सभी के जहन में यही सवाल है। हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि एक पड़ाव तो पार कर लिए हैं, दूसरा कब? कौन सा दूसरा? एक तो आपने सपना देख लिया, दूसरा पड़ाव, जिंदगी का दूसरा पड़ाव कब? कौन सा, नहीं समझे? शादी आपकी कब? ओह, इनडायरेक्टली पूछते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है ना। शादी ब्याह अगले बजट सर ठीक है, देखेंगे, आपको पहले हम बता देंगे। पहले आप खुद जाके देखिएगा फिर तो बताइएगा ना किसी को। हाँ, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको बताएंगे, कॉल करेंगे ना, उठाइएगा। हाँ हाँ एकदम उठाएंगे।